Hello students, today we are going to start our chapter first, chemical reactions and equations of class 10th. Okay, I'm Ritu Vishwakarma. I'm your science teacher and okay, let's start. Chemical reactions and equations का मतलब होता है केमिकल जितने भी हैं उनके बीच में कोई भी रिएक्शन होगी उसको लिखने का तरीका, उसको पढ़ने का तरीका, वो किस स्टेट में है, किस फॉर्म में है, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी और उनकी जो इक्वेशंस हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद द केमिकल चेंज. यानी कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो किस चीज़ को बता रहे हैं? केमिकल रिएक्शन को. जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है जिसकी वजह से वो किस चीज़ में बदल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड की में बदल गया, है ना. एक ऐश मिली हमको, यहाँ पे राख मिली, किसकी मिली? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो क्या पता चला, मैग्नीशियम जो एक सॉलिड था, ऑक्सीजन जो एक गैस थी, दोनों रिएक्ट हुए, दोनों केमिकल्स थे, दोनों का रिएक्शन हुआ एंड एक केमिकल चेंज हुआ जिसकी वजह से हमको क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला. व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स, केमिकल रिएक्शन इज सेड टू टेक प्लेस. जब भी कोई केमिकल चेंज होता है यानी कि ये सॉलिड और जो गैस थी इन्होंने मिल के एक दूसरे से अपना चेंज कर लिया, केमिकल्स ने अपने आप को बदल लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन हुई. क्या बोला गया है? whenever a chemical change occurs, chemical reaction is said to take place. Now, the chemical reactions are usually irreversible and a new product is formed. जनरली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं. मतलब कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मिक्स होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है, ये दोबारा से मैग्नीशियम रिबन में नहीं बदल सकता और ऑक्सीजन गैस में नहीं बदल सकता. क्या मतलब हुआ? दैट मैक्सिमम टाइम्स द केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. और नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, वो उससे दोबारा से दो रिएक्टेंट्स में नहीं बदल सकता. ऑलराइट, तो इससे हमें क्या पता चला? इन चीज़ों में दो चीज़ तो होती है. पहला होता है रिएक्टेंट जो एक दूसरे से मिक्स होते हैं, केमिकल चेंज करते हैं यानी कि केमिकल रिएक्शन करते हैं और क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट मीन्स प्रोडक्ट बन जाता है. ठीक, ये होती है केमिकल रिएक्शंस. अब कुछ साइंस होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमको दिखाई देता है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है. केमिकल रिएक्शन कहाँ हुई है ये हम कैसे देख के बता सकते हैं? ये कुछ चीज़ों से हमें इंडिकेट होता है. जैसे चेंज का कलर का चेंज होना. कलर किसी चीज़ का बदलता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो चेंज हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है. जैसे हमारी जो खिड़कियाँ होती हैं वो आयरन की बनी हुई होती हैं, उनमें रस्ट लग जाती है. रस्टिंग एक टाइप की प्रोसेस है. रस्ट लग जाती है तो वो डार्क ब्राउन कलर की दिखाई देती है. उससे हमको क्या पता चला कि हाँ कलर चेंज हुआ, दैट मीन्स द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस देयर. ठीक है. सेकेंड थिंग, इवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस इवॉल्व होती है. जब भी किसी चीज़ में रिएक्शन होती है तो गैस निकल के आती है. गैस निकल के आई मतलब हमें क्या पता चला कि हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई. ये साइन है कि हाँ वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है. ठीक है. इसके अलावा टेम्परेचर का बदलना. जब भी कभी हम कोई अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें बीकर में हम कोई दो चीज़ मिक्स करते हैं. अभी गर्मियों के समय में आप चूने को पानी में मिला के छतों में डालते होगे तो जब चूने को पानी में मिक्स करते होगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट देता है यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा गैस इवोल्यूट करता है ना. इससे क्या पता चला कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है. जैसे हमारे घर में खाना बनता है, खाने में से भी भाप निकलती है और वो जो कंटेनर रहता है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें टेम्परेचर हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ? अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है. और फूड का प्रिपेयर होना भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है. ओके. इसके बाद स्टेट का चेंज होना. ये तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि चेंज होना स्टेट का. कुछ चीज़ें सॉलिड से लिक्विड में बदल जाती हैं, लिक्विड से गैस में बदल जाती हैं. ठीक है. कोई चीज़ कोल्ड होके कुछ बन जाती है, कोई चीज़ कैसे भी मतलब कुछ स्टेट्स के बदलने से भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ये हमको पता चल जाता है. ठीक है. यूजुअली जब हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट्स के चेंज होने का मतलब होता है फिजिकल चेंज होना. बट कभी कभार टेम्परेचर के बदलने से, टेम्परेचर के कम होने से किसी चीज़ को क्या कहलाता है? वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है.
ओके, तो ये होते हैं साइंस की केमिकल रिएक्शन किन वजह से हो रही है। नाउ अब हम बात करते हैं कि वो जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी इक्वेशंस क्या हैं, उनको लिखा कैसे जाता है। सो इक्वेशंस को वर्डिंग कैसे की जाती है। वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है विच डिस्क्राइब केमिकल चेंज यूजुअली द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। यूजुअली हम रिएक्टेंट्स का नाम लिख के प्रोडक्ट का नाम लिख के शो करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मीथेन गैस विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एक क्वेश्चन है हमारे लिए कि मीथेन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिक्स करना है जिससे हम क्या क्रिएट कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमने ली मीथेन गैस, उसको ऐड किया ऑक्सीजन के साथ, ये हमारे हो गए रिएक्टेंट्स। क्या हो गए, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट होंगे। एंड व्हाट दे फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर दी प्रोडक्ट ऑफ दीज रिएक्टेंट्स। यानी कि ये हमको समझ में आया कि हाँ रिएक्शन हो रही है, इन दोनों को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुई, यानी कि हमने प्लस साइन से बता दिया ये दोनों ऐड हुई, एंड एरो साइन से हमने क्या बता दिया कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्रिएट हुआ, यानी कि रिएक्टेंट ये हैं और प्रोडक्ट ये बना। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में बताने के तरीके को कैसे लिखा गया है, CH4। CH4 इज़ मीथेन। मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CH4। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज़ O2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर इज़ H2O। अब हमें क्या समझ में आया, ये 2 को हमने रेड क्यों किया है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे इक्वेशन को बैलेंस करना। ये बैलेंसिंग के लिए हमने 2 लिखा है, यानी कि 2O2 इज इक्वल्स टू CO2 प्लस 2H2। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी इक्वेशन बैलेंस कैसे है, ये हम आगे चल के देखेंगे। बट हमने देख लिया कि हमारे रिएक्टेंट्स क्या हैं और हमारे प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ऑलराइट, now the chemical equation. Chemical equation is the simplest form of description of chemical reaction. In a shorter form is by writing it in the form of an equation. किसी भी chemical reaction को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देने से उसका डिस्क्रिप्शन ईजी हो जाता है, यानी कि पढ़ने से सामने देखने से हमको ईजीली दिखाई देता है। कोई बड़ा बड़ा लिख दे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन प्लस H2O इज इक्वल्स टू ये बना ये बना ये बना, खूब लंबी प्रोसेस लिख दी और हमको कुछ समझ ही नहीं आया। इससे अच्छा इजी क्या होगा कि उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करके लिखते हैं और किसी चीज़ का जब डायग्राम बनाते हैं, इजी क्या होता है समझना, एक डायग्राम। सो द सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन इज दी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन एक सिंपल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन का टू डिस्क्राइब दी केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और जो प्रोडक्ट मिला हमको वो क्या मिला, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो अभी हमने पिछला भी एक्सपेरिमेंट देखा था। ओके, सो द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट इज रिटन ऑन द राइट साइड। लेफ्ट साइड में हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं और राइट साइड में हम प्रोडक्ट लिखते हैं, जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। एन एरो इज प्लेस्ड बिटवीन देम टू शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि क्या डायरेक्शन होगी रिएक्शन की, यानी कि किस तरफ रिएक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, इससे हमें क्या मालूम चला। अब हम इसको अगर डिस्क्राइब करके लिखते तो इतना इजी नहीं होता समझना। हम क्या लिखते, मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 लाइन में हमारी आता, इससे अच्छा हमने क्या लिख दिया, Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू MgO। हमें समझ में आ गया कि क्या हुआ, रिएक्शन किसके साथ हुई, रिएक्टेंट कौन थे, प्रोडक्ट कौन थे और किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं, वो केमिकल रिएक्शन को लिखने की विशेषताएं क्या है या उससे हम क्या विशेषताएं निकाल सकते हैं। सो द इक्वेशन मस्ट रिप्रेजेंट नोन फैक्ट्स। इक्वेशन क्या प्रेजेंट करती है, जो फैक्ट है उसको बताती है कि हाँ इसमें मैग्नीशियम था, इसमें ऑक्सीजन था, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और हमको क्या प्रोडक्ट मिला, इजीली समझ में आता है। ये कैरेक्टर होता है उस केमिकल इक्वेशन का। दूसरा क्या बताया है, द इक्वेशन मस्ट कंटेन द करेक्ट फार्मूलाज फॉर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इक्वेशन क्या कंटेन करता है, करेक्ट फार्मूला,
लिखा रहता है उसमें, वो करेक्ट फॉर्मूला हमको सही मायने में बताता है कि उसमें रिएक्टेंट्स कौन है और प्रोडक्ट कौन है। अगर कोई हमको जब समझाता है तो हम उस चीज़ को समझने में थोड़ा देर से समझते हैं, बट अगर रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो कि क्या था पहले और क्या बन गया, उससे हमें ईजी होगा समझने में। सो द इक्वेशन मस्ट कंटेन द करेक्ट फार्मूलाज फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और हमें समझाना अच्छा है, जो हम समझाएंगे वो हमें करेक्टली समझाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है ये भी बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स में। और क्या बताया है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो हमको ये सेटिस्फाइड करे, ये हम ध्यान में रखें कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो केमिकल मास होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका, वो बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड कैसे हो ये अब हम देखेंगे। बैलेंस्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी तरह का ना कोई लॉस होता है, ना ही किसी को कोई प्रॉफिट होता है। इसी वजह से बोला जाता है कि जो अगर रिएक्टेंट्स हैं, अगर रिएक्ट हो रहे हैं, तो आफ्टर द रिएक्शन हमको उतना ही मास मिलना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का। आफ्टर ऑल अगर वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड में, बट टोटल मास हमको वही मिलेगा जो हमारा रिएक्टेंट्स के पास था। ये होता है शो करना कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमारी केमिकल रिएक्शन फॉलो कर रही है कि नहीं, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए हमको बैलेंसिंग द इक्वेशन समझना पड़ेगा, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि फेसेस कौन से होते हैं। शोइंग द फेसेस इन केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस के फेसेस हम देखते हैं। हमने 3 फेसेस की बात करी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स की बात करी है। हर चीज़ इन तीनों के फॉर्म में ही रहती है, सॉलिड फॉर्म में रहेगी या लिक्विड फॉर्म में रहेगी या गैसियस फॉर्म में रहेगी। कैसे पता चला? द सब्सटेंस इज रिलेटिवली रिजिड एंड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। इसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड फेस। कोई भी कंपोजिशन, कोई भी चीज़ अगर एक रिजिड बॉडी के तरह है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम है, उसका डेफिनेट शेप हमको दिख रहा है, तो हम उसको सॉलिड फेस बोलेंगे। उस रिएक्शन में ये चीज़ क्या है? सॉलिड फेस में है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज़ ऑलवेज इन दी सॉलिड फेस, है ना, वो सॉलिड फेस में रहता है, ठीक है। हीट के बढ़ाने से हो सकता है वो लिक्विड में बदल जाए, बट रूम टेम्परेचर में तो वो किस फॉर्म में रहता है? रिजिड फॉर्म में रहता है। नाउ द लिक्विड फेस। लिक्विड फेस क्या होता है? द सब्सटेंस हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट इज़ एबल टू चेंज शेप बाय फ्लोइंग। वो क्या कर सकता है? लिक्विड फेस का मतलब होता है उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ठीक है, लेकिन वो अपना शेप बदलने में सक्षम होता है, यानी कि अपना वो शेप बदल सकता है बाय फ्लोइंग, है ना। बॉटल में अगर हमने 1 लीटर पेट्रोल एक बॉटल में भरा है, तो वो उस बॉटल का शेप ले लेगी, बट वो 1 लीटर पेट्रोल ही रहेगा, है ना। अगर उसी 1 लीटर पेट्रोल को अगर हम एक थाली में रख दें, तो वो 1 लीटर पेट्रोल ही रहेगा बाकायदा। हाँ, वो चेंज कर सकता है अपना शेप थाली के शेप में। तो हमको यही बताया है कि हमारा जो सब्सटेंस है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट इट इज़ एबल टू चेंज इट्स शेप बाय फ्लोइंग, लाइक H2O, ठीक है। वाटर ऐसा ही होता है ना। हमने डीजल का एग्जांपल दिया या पेट्रोल का एग्जांपल दिया। नाउ द गैसियस फेस। गैसियस फेस क्या होता है? किसी भी चीज़ का गैसियस फेस कैसे हमको पता चलेगा? व्हेन द सब्सटेंस हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम और शेप एंड इट शोज लिटिल रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, लाइक क्लोरीन। क्या बताया कि इस गैसियस फेस में रहने वाली कोई भी केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल चेंज का हमें कभी भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं पता चलता, ना ही उसका हमको शेप दिखाई देता है, और ये ग्रेविटी को भी पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये उड़ने लगता है आसमान की तरफ, ठीक है, लाइक क्लोरीन, ओके। अब क्या बताया है यहाँ पे? वाटर के फेसेस बताए हैं। वाटर के फेसेस बताने का मतलब क्या हुआ? व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। अब ये जो हमारे पास ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये क्या शो कर रहा है? ये चेंज शो कर रहा है कि हाँ, यहाँ पे हीट है, हीट बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होता है? हीट, ठीक है, हीट मिल रही है, तब ये क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है।
और एरो देखो, एरो किस तरफ है, सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड लिक्विड कब बनता है, जब उसको हीट दी जाती है। लिक्विड गैस कब बनता है, जब उसको हीट दी जाती है। ये क्या है, फेसेस हैं। किसको शो कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस के फेसेस को शो करते हैं हम ऐसे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में जब हम ब्रैकेट में अगर एस लिख दें किसी कंपोजिशन के सामने, इसका मतलब क्या हुआ, वो कंपोजिशन उस समय में सॉलिड फेस में होगा। अगर हमने एल लिख दिया तो लिक्विड फेस में होगा, अगर हमने जी लिख दिया तो गैशियस फेस में होगा। लिक्विड की जगह हम AQ भी लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्वस, है ना। एक्वस मतलब कि पानी वाला, ठीक है, समझ में आया। तो ये होते हैं फेसेस जो शो करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसी केमिकल इक्वेशन को। ओके, नाउ बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी केमिकल रिएक्शंस में होना चाहिए, जो किसको सेटिस्फाइड करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, समझ गए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास मस्ट बी इक्वल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। टोटल मास जो होता है वो इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ। लेफ्ट हैंड साइड जो मास है वो राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। जैसे इसी को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कैसे, जैसे हमारे पास Mg है प्लस O2 है, MgO बना, हमने पिछली जगह पे देखा। अब ये 2 कैसे हुआ, कैसे हुआ बताते हैं। पहले हमारे पास क्या था, Mg, फिर हमारे पास आया O2, जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं, जो दोनों मिक्स हुए, बन क्या गया MgO। बट हम देख रहे हैं O के पास 2 था, बट MgO यहाँ पे तो एक ही है। तो हमने क्या किया, O को 2 बनाने के लिए उसके आगे हमने 2 लिख दिया, इसकी वजह से Mg भी 2 हो गया। अब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड Mg कितना है, 1 ही है, तो हमने उसके आगे भी 2 लगा दिया। इससे अब हमें क्या पता चला, यहाँ 2Mg, राइट हैंड साइड भी 2Mg, लेफ्ट हैंड साइड O2, राइट हैंड साइड भी O2 ही है। इससे क्या हुआ, दोनों ही साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो दोनों सेम हो गई, यानी कि हर जगह क्या है, 2 एटम्स है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के। ठीक है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन हम कैसे समझ पा रहे हैं। हमारे पास एक एग्जांपल दिया है, H2 + Cl2 = HCl। हमारा HCl बना, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हमको 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए, और हम क्या बना लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट इट शुड बी बैलेंस्ड। जो इक्वेशन हमको सामने दिख रही है वो लिखी होनी चाहिए उसी बैलेंस्ड फॉर्म में। देखो, रिएक्शन तो हो रही है, सही हो रही है, बस लिखने के तरीका हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लिखने के तरीके में बस खराबी आ जाती है, क्योंकि एक्चुअल में वो जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो वही हो रही है जो सही है। ठीक है, बट हमने लिख गलत दिया। कैसे, हमने H2 + Cl2 लिखा, लेकिन हमने आगे साइड क्या लिख दिया, HCl, बट इट इज़ अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड क्यों है, यहाँ पे 2 H हैं, दोनों का एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो 2H का है, यहाँ पे 2Cl है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही H और एक ही Cl खड़ा है, ऐसा क्यों। इसलिए हमको यहाँ पे एक H और एक Cl भी चाहिए, तो हमने इसमें क्या कर दिया, 2HCl, यानी कि एक HCl और एक और HCl। तो इससे क्या हो गया, दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया, बैलेंस, यानी कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट यहाँ पे अलग अलग थे, बट अब यहाँ पे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, जैसे हमारा ये CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, ये हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमको दोनों साइड इक्वल करना पड़ेगा, है ना। CH4 है, 2O2 है, तो यहाँ पे भी उतने ही हैं और राइट हैंड में भी उतने ही हैं, तो क्या पता चला हमें, दोनों साइड क्या है, बैलेंस्ड है, यानी कि ये केमिकल इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड दिखाई दे रहा है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ने मिलके क्या बनाया, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया। ठीक है, क्या पता चला, Zn लेफ्ट साइड में Zn की वैल्यू कितनी है, 1। हमने नीचे टेबल में देखा Zn की वैल्यू कितनी है, 1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 1 है। फिर हमने हाइड्रोजन देखा, लेफ्ट हैंड साइड देखो 2 हाइड्रोजन्स हैं और राइट हैंड साइड भी 2 हाइड्रोजन्स हैं। फिर हमने देखा सल्फर, सल्फर यानी S लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, वेरी गुड। ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 4 है और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, यानी कि ये पूरी इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसमें हमको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है,
यानी कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बिकम्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अगर हम इसको केमिकल इक्वेशन लिखा हमने तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ना इसके बाद हम देखते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने की स्टेप्स क्या होती हैं। ठीक है, हम समझ गए इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, बट एक बार और समझते हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम अपना इक्वेशन लिखेंगे Fe प्लस H2O इज इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2। हमने एक और एग्जाम्पल लिया फेरस प्लस वाटर का। ठीक है, फेरस क्या है हमारा, एक तरीके से आयरन। आयरन का केमिकल नाम क्या होता है, फेरस। सो फेरस प्लस वाटर इज इक्वल्स टू फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। फेरस अभी लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1, बट राइट हैंड साइड में अगर हम फेरस की वैल्यू देखें तो 3 है। फिर अब हम देखते हैं ये दोनों तो गड़बड़ है भाई, कि हाँ फेरस एक तरफ 1 है एक तरफ 3 है, तो अगर हम इसको 3 बना दें तो बहुत बढ़िया बैलेंस हो जाएगा फेरस। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सबको क्या किया, एक स्क्वायर बॉक्स में लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, फेरस हमको बैलेंस करना है अभी तो हमने फेरस को बैलेंस कर दिया। हमने लेफ्ट हैंड साइड 3 लिख दिया, 3 Fe। ठीक है, और राइट हैंड साइड भी हमारा पास Fe3 हो गया। वेरी गुड, हमारा फेरस लेफ्ट और राइट साइड 3 हो गया, यानी कि बैलेंस हो गया फेरस। अब आते हैं हम हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 है लेफ्ट हैंड साइड। वेरी गुड, राइट हैंड साइड देखते हैं, हाइड्रोजन 2 है हमारे पास। वेरी गुड, अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन तो एक ही है। राइट हैंड साइड तो 4 है। अब क्या किया जाए, हमने क्या किया, ऑक्सीजन अगर इधर पे 4 है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड भी उसको क्या कर दिया, 4 कर दिया ऑक्सीजन को। बट इसकी वजह से जो हमारा हाइड्रोजन है वो उसका कंपोजिशन बदल गया। अब हमें उसको भी क्या करना पड़ेगा, 8। हमने 8 क्यों बोला, क्योंकि H के बाद लगा है 2 लेफ्ट हैंड साइड में, H2, और ये आगे लग गया 4, यानी कि 4 × 2 कितना हो गया, 8। 4 2 = 8, यानी कि राइट हैंड साइड भी 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। 8 हाइड्रोजन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने H के सामने भी 4 लगा देंगे। अब हमने देखा कि हाँ सब कुछ कैसा हो गया, बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड भी 3 Fe है, राइट हैंड साइड भी 3 Fe है। लेफ्ट हैंड साइड 8 H है और राइट हैंड साइड भी 8 H है। लेफ्ट हैंड साइड 4 O है और राइट हैंड साइड भी 4 O है, मास, ऑक्सीजन का मास। ठीक है, सारे मासेस इक्वल हो गए। केमिकल जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास है वो उसका लॉ हमारा फॉलो हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। ओके, अब इस चीज़ को हम जो केमिकल रिएक्शन अंदर हो रही है उस चीज़ के अंदर उसको देखते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोरीन, क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन मिक्स होकर सोडियम क्लोराइड बन रहा है। बट अब हमने क्या देखा कि हमको इसको भी बैलेंस करके रखना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सोडियम हमारे पास एक ही था, क्लोराइड 2 थे, और आगे जब हमने देखा तो सोडियम 1 था, क्लोराइड भी 1 था। अभी अगर हमने ये 2 को नहीं लिखा है तो ठीक है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में अगर 2 क्लोरीन है तो हमने राइट साइड भी 2 लिख दिया, तो इसकी वजह से सोडियम भी 2 बन गया, तो हमने लेफ्ट साइड भी 2 लिख दिया। तो क्या मिल गया हमको, 2Na + Cl2 = 2NaCl। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास मास कितना है चीज़ों का। इसको अगर हम रियलिटी में देखें तो ये होता क्या है, हमने देखा 2Na, Na के पास मास कितना है, 14। कितना है, 14। मोलर मास कितना होता है, 14। मास कितना होता है सोडियम का, 14। तो हमारे पास 14 है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे Cl2 है, Cl2 है, यानी कि Cl2 के लिए भी हमको कितने चाहिए, यहाँ पे हमारे पास Cl2 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 Cl2, हमारे पास Cl2 इतने सारे हो गए। ठीक है, लेकिन ये 2 के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि हमारे Cl कंबाइंड फॉर्म में है 2 में। ठीक है, तो Cl2 हमने ऐसे बनाए हैं। अब हमने देखा कितने मोल्स हैं Na फर्स्ट वाले में। हमारे पास जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है, जो फर्स्ट वाला सोडियम है, सोडियम कितने हैं हमारे पास, कितने मोल है सोडियम हमारे पास, 10 मोल है। देखो यहाँ पे 10 है, 10 मोल ऑफ Na है। और यहाँ पे हमारे पास Cl2 कितने मोल है, 5 मोल है। Cl2 कितने हैं, 5 मोल है। अब हम आगे चल के देखते हैं कि ये सब रिएक्ट कैसे होते हैं। भले यहाँ पे Cl2 है, भले यहाँ पे 2Na है, बट ये रिएक्ट कैसे करेंगे, सब जाके एक तरफ NaCl बन जाएंगे, 2NaCl बन जाएंगे,
है ना, NaCl बनेंगे तो इनका मोल कितना हो जाएगा, ये अभी भी हमको कितने फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, 10 फॉर्म में, तो 10 मोल ऑफ NaCl बनेगा, यानी कि 10 मोल ऑफ Na 5 मोल ऑफ Cl2 बिकम्स 10 मोल ऑफ NaCl। हमने कंबाइन करके देख लिया। फिर से हम देखते हैं क्या किया हमने, 10 मोल ऑफ Na लिए और 5 मोल ऑफ Cl2 लिया और ये क्या बन गया हमारे पास, 10 मोल ऑफ NaCl। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं हम। क्वेश्चन आंसर्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं, बिकॉज मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, जैसे सोडियम और कैल्शियम है, ठीक है। ये एयर के प्रेजेंस में बहुत जल्दी रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और बहुत जल्दी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, इसलिए हमको उसको क्लीन करके रखना पड़ता है। सो जो लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है और अदर रिएक्शंस नहीं करती, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सो द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी यूज्ड फॉर द रिएक्शन। समझ में आया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है केमिकल रिएक्शंस के लिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिक्स होके क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए, हाइड्रोजन यानी कि H2 और क्लोरीन यानी कि Cl2। HCl मिला हमको, HCl मिला तो HCl को बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि H2 था और यहाँ पे Cl2 था, तो हमने यहाँ पे भी 2HCl लिख दिया। फिर हमारे पास आया बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल्स टू बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बैरियम सल्फेट क्या है, BaCl2। जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान रखो, BaCl2 एक्चुअली क्या है, BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल्स टू बैरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस AlCl3। फिर ये बैलेंस होके क्या बनाएगा, 3BaCl2 Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल्स टू 3BaSO4। जितने भी पहले नंबर्स लिखे हुए हैं किसी भी कंपोजिशन के पहले, वो बैलेंसिंग के बाद हैं। तो पहले एक बार आप क्या लिखो, केमिकल इक्वेशन, फिर उसको बैलेंस करके लिखो। सिंगल फॉर्म में लिखा है बट आप 2 बार लिखो, ओके। सोडियम प्लस वाटर यानी कि Na प्लस H2O इज इक्वल्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस H2। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको सिम्बॉल्स भी बना के बताना है कि उसका स्टेट का सिम्बॉल क्या है। एक्वस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब। सो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इंसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या बोला है, सॉल्यूशन किसका है, बैरियम क्लोराइड का, यानी कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है बैरियम क्लोराइड और उसके साथ क्या सॉल्व है, सॉल्यूशन है ना दो चीज़ का, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। तो सोडियम सल्फेट भी है, दे आर रिएक्ट विथ वाटर, मतलब वाटर में मिले हुए, यानी कि दोनों किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि एक्वस फॉर्म में है। सो ये दोनों एक्वस फॉर्म में, ये पता चल गया। गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट यानी कि सॉल्युबल नहीं है वो बैरियम सल्फेट किसी के साथ। सॉल्युबल जो चीज़ें नहीं होती वो मैक्सिमम कैसी होती हैं, सॉलिड, है ना। हम आयरन नेल को पानी में डालते हैं तो वो सॉल्व होता है, नहीं होता, यानी कि वो इनसॉल्युबल है, यानी कि वो सॉलिड है। तो सॉलिड बैरियम सल्फेट यानी कि हमने ब्रैकेट में S लिख दिया, ओके। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी यहाँ सॉल्यूशन लिखा है, यानी कि ये भी क्या है, एक्वस है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पहले ही बता दिया है वाटर में है, यानी कि ये एक्वस है। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ। HCl जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूशन लिखा है। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, क्या बनाया उसने, एक और सॉल्यूशन बनाया, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी कि ये भी एक्वस हुआ। एंड वाटर H2O बनाया जो कि लिक्विड है, ओके ओके। नाउ हम इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कितने टाइप के हमारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। 4 से 5 टाइप की हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं, बहुत सारी होती हैं, पर जो टाइप्स हैं अभी हम 4 से 5 तरह के पढ़ेंगे, वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ओके।
Thank you.